हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप से एम वेरी वेरी गुड। सीए फाउंडेशन जैन 26 आपका खत्म हो चुका है। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आने में अभी एक महीना से ऊपर बाकी है। मान के चलो मार्च के फर्स्ट वीक में टेंटेटिव रिजल्ट्स आता है हमेशा, तो उसी टाइम पे अराउंड आएगा, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या पता रहना चाहिए सीए इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग। एक बहुत ही डेडिकेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है जिसका नाम दिया है सीए इंटरमीडिएट बिगनर्स गाइड। कि जो बच्चा सीए फाउंडेशन दे के आता है उसको सीए इंटरमीडिएट के बारे में क्या क्या चीज़ें पता रहनी चाहिए, कैसे उसका प्लानिंग करना चाहिए, क्या कुछ मिथ्स है, कुछ रियलिटी है सी इंटरमीडिएट के बारे में। वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कैसे क्या ग्रुप्स है, सेट ऑफ क्या, हर एक चीज़ का आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सी इंटर के बारे में। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से आप अपनी प्लानिंग शुरू करोगे। सब्जेक्ट्स में भी क्या क्या रहता है वो वाली बातें कर देंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। हो सकता है कोई स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आ रहा हो तो उसके लिए भी वीडियो पूरा काम का है। आपको देखना चाहिए वीडियो, समझना चाहिए इंटरमीडिएट के बारे में, ठीक है। तो क्विकली एक फुल स्क्रीन में आते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो पीडीएफ में वीडियो में दिखा रहा हूँ वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उससे फटाफट से इसको ज्वाइन कर लेना। और भी बहुत सारे अपडेट्स मैं ना सी इंटर के रिगार्डिंग देता रहता हूँ वहाँ पे, तो उसको आप मिस नहीं करना चाहोगे तो आप फटाफट से टेलीग्राम में जुड़ जाना मेरे संग। सी इंटरमीडिएट बिगनर्स गाइड, ठीक है। अभी तक सीए फाउंडेशन हमने दिया, दैट वाज लाइक अ स्कूल क्रिकेट। सीए इंटरमीडिएट में हम आ गए रणजी क्रिकेट खेलने के लिए, हम एक स्टेप ऊपर आ गए हैं। सीए फाइनल में तो हम एकदम नेशनल खेलने चले जाएंगे, इंटरनेशनल खेलने चले जाएंगे, ठीक है ना। तो फाइनल के बाद एक बार छोड़ दो। अभी आप फाउंडेशन दे के आए हो, इंटर के बारे में पता रखो, बहुत है, मोर देन इनफ है, ठीक है। अभी इंटरमीडिएट में हमको एक थोड़ा सा ना क्या होता है, क्लास 10 के बाद तो आपको फील आएगा। अपने इंडिया में क्या है ना कि 10 जो अगर बच्चा दे देता है ना तो उसको मतलब माना जाता है कि वो ग्रो हो गया, मैच्योर हो गया। तो 10 के बाद फिर 12 दिया आपने, 12 के बाद फाउंडेशन इस जाएगा एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ क्लास 12, ठीक है। अब आ गए वो इंटरमीडिएट में। अब रियल जर्नी आपका सीए का अब स्टार्ट होता है कि हाँ भाई ये इंटरमीडिएट कुछ था। आपको फील आएगा अंदर से कि इंटरमीडिएट कुछ था। मतलब 26 बुक्स हमारे टाइम पे आए थे आईसीआई से, मतलब स्टडी मटेरियल जो आईसीआई का आता है ना, एग्जैक्टली 26 बुक्स थे उस टाइम पे जब 8 सब्जेक्ट हुआ करता था। अब ये 26 नहीं रहेगा, ये अराउंड 22 के आपके आसपास बुक्स रहने चाहिए, 22-23 बुक्स आपके रहेंगे। बट स्टिल उतना सारा बुक्स आप पढ़ने वाले हो फॉर दीज 6 सब्जेक्ट्स इन योर इंटरमीडिएट, 6 पेपर्स इन योर इंटरमीडिएट, नॉट सब्जेक्ट्स। तो फटाफट से बात करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। अब मेरे संग देख लो, पहले ना दो ग्रुप में अपना सीए इंटरमीडिएट बांटा हुआ है। सीए इंटरमीडिएट दो ग्रुप में बांटा हुआ है। जैसे फाउंडेशन आपने दिया, 4 पेपर आपने दे दिया, बात खत्म। अब आप इंटर में आ जाते हो ना तो ये ग्रुप का सिस्टम स्टार्ट होता है सीए जर्नी में। आपने बहुत बार सुना होगा ग्रुप ग्रुप ग्रुप। अब ये ग्रुप आप भी डील करने वाले हो। अब एक ग्रुप 1 होता है, एक होता है ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 में होते हैं 4 पेपर, देखो ना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये हुए सर 4 हमारे सब्जेक्ट्स। ये 4 सब्जेक्ट्स को आईसीआई ने क्या किया है, 3 पेपर में बांट दिया। मतलब दिस इज पेपर 1, दिस इज पेपर 2 और ये 2 सब्जेक्ट मिला के पेपर 3, ठीक है। तो पेपर 3 होगा, सब्जेक्ट 4 होंगे। क्या मतलब हुआ सर इसका? मतलब ये हुआ कि सर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर हुआ एडवांस अकाउंट्स का, सेकंड सब्जेक्ट एंड सेकंड पेपर रहेगा लॉ का। सर यही ऑर्डर मेंटेन रहता है क्या? यस, कोई ऑर्डर चेंज नहीं होता सीए में। जैसे जब मैं सीए में फर्स्ट टाइम आया था ना तो मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि जैसे बोर्ड्स में होता था क्लास 10 क्लास 12 में कि कभी कोई पेपर से स्टार्ट होता, कभी कोई पेपर में बोर्ड्स खत्म होता, ऑर्डर चेंज होते थे। बट सीए में वैसा नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पेपर में आपका क्या कर रहा है इंस्टीट्यूट, 50 मार्क्स प्लस 50 मार्क्स करके 2 सब्जेक्ट को ढाल दिया है और एक पेपर बनाया है। दिस इज अ पेपर नंबर 3। ग्रुप 1 का आपका लास्ट पेपर रहता है जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स का एंड इनडायरेक्ट टैक्स का। समझ में आई क्या बात? मतलब ये हुआ 100 मार्क्स का, ये भी हुआ 100 मार्क्स का, ये हुआ 50 मार्क्स का एंड ये हुआ सर हमारा 50 मार्क्स का। ये हुआ हमारा ग्रुप 1 का कॉम्पोजिशन। समझ में आया पहली बात। अब इसमें भी और बातों का आप देखो ना। एडवांस अकाउंट्स क्या हुआ, पहले क्या होता था मालूम है? पहले 8 पेपर हुआ करते थे, आपने सुना होगा। तो उसमें क्या था, यहाँ पे अकाउंट्स बोलते थे हम लोग ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में भी एक और पेपर आता था एडवांस अकाउंट्स बोल के। अब इंस्टीट्यूट ने दोनों को मिला दिया और एडवांस अकाउंट्स नाम दे दिया, ग्रुप 1 में सिर्फ ढाल दिया एक पेपर। मतलब आपको कंटेंट ढेर सारा हो गया है, और लेकिन आपको सिर्फ सब्जेक्ट एक मिल रहा है। मतलब आपको पढ़ाई उतनी ही करनी पड़ रही है लेकिन सब्जेक्ट एक है, तो उसका नाम है एडवांस अकाउंट्स, ठीक है। पूरा का पूरा हमारा ये रहता है प्रैक्टिकल पेपर। हमारा ये 100% प्रैक्टिकल पेपर रहता है एडवांस अकाउंट्स का, जिसमें हमें बहुत सारे चीज़ों को समझना पड़ता है। आपके अकाउंट्स में जो भी आपने पढ़ रखा है ना उसका एक्सटेंडेड वर्जन और नए चीज़ें भी आप सीखोगे इन योर एडवांस अकाउंट्स पेपर। तो फर्स्ट टाइम तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी बोलते हैं हम। एक्चुअली सीए इज बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बट ट्रूली इफ आई टेल यू ना, सीए इज नॉट अ कोर्स इन अकाउंट्स, लाइक एमबीए इज नॉट अ कोर्स इन मैनेजमेंट।
CA इज़ नॉट अ कोर्स इन अकाउंट्स, ये बात समझना पड़ेगा आपको। CFA इज़ अ कोर्स इन फिनेंस, समझ में आ रही है? तो ये तीनों में हर चीज़ में हर कोर्स में अंतर है। तो CA इज़ नॉट अ कोर्स इन एक्चुअली इन अकाउंट्स। MBA बोल सकते हो, पर ठीक है, MBA भी इज इन अ कोर्स इन मैनेजमेंट बोल लो या तो, और आपका CFA इन फाइनेंस, जैसे मैंने आपसे कहा। अब ये हुआ एडवांस अकाउंट्स। सेकंड पेपर आता है लॉ का। लॉ में आपका होता है ये 100% थ्योरी। आपका 100 मार्क्स आएगा पूरा का पूरा लॉ में थ्योरी। उसके बाद आएगा डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। जो आप टैक्स सुनते हो ना सर, इनकम टैक्स, सर हमारा तो कोई आज इनकम ही नहीं है, तो आज नहीं है तो क्या हुआ, CA बन जाओगे तो ढेर सारा इनकम होगा। तो उसके बाद आपको देना पड़ेगा, आपके पास आएंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। आज के दिन में कौन है बताओ फटाफट से, अभी आपका बजट आया है परसों के दिन ही। हमारे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, वो आएंगे बोलेंगे भैया मेरे को इनकम टैक्स चाहिए, थोड़ा सा आप अपना पोर्शन में से कुछ हिस्सा मुझे दे दो। तो वो जो क्या हिस्सा दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कितना दिया जाता है, 10%, 20%, 5%, इतना सारा चीज़ सब आप सीखोगे हमारे डायरेक्ट टैक्स के अंदर। इनडायरेक्ट टैक्स बोल के कुछ होता है, आपने सुना होगा जीएसटी बोल के कुछ सुना है, जरूर सुना है, यस और नो यस। तो ये जो जीएसटी है ना, वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि डायरेक्टली आपके इनकम से लिया नहीं जा रहा है। आप जाते हो कुछ सामान खरीदने, आप गए आज सामान खरीदने, टीवी, फ्रिज, एसी, गाड़ी, कुछ भी खरीदता है, तो सब में आपको लगाना पड़ता है थोड़ा सा हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। इंटरमीडिएट में आपको जीएसटी के बारे में बेसिकली ज़्यादा पढ़ाया जाता है, फाइनल में जाके आप कस्टम वगैरह भी पढ़ते हो, बट इंटरमीडिएट में जीएसटी ही आपके लिए मोर देन इनफ है। तो ये कॉम्पोजिशन हुआ हमारा ग्रुप 1 का। समझ में आई क्या, पहले ये बताओ, पहले ग्रुप 1 का कॉम्पोजिशन समझ में आया? अब हम इसके बाद आते हैं हमारे ग्रुप 2 में। इसके बाद हम आते हैं ग्रुप 2 में, जिसमें हमारे वापस है 4 सब्जेक्ट एंड 3 पेपर। मतलब कि हमारा आ गया कॉस्टिंग, सबसे पहला सब्जेक्ट, ये हो गया 100 मार्क्स। फिर आ गया ऑडिट, ये अगेन है 100 मार्क्स का। सर एक है फिनेंशियल MGT, क्या हुआ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये है 50 मार्क्स का। सर एक और आपने लिखा स्ट्रैटेजिक MGT, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये अगेन है 50 मार्क्स का। मतलब समझ में आ गया ना अभी तक कि सर ये है पेपर 1, ये है पेपर 2 एंड ये है हमारा पेपर 3, यस और नो। तो हमारे अगेन 3 पेपर एंड 4 सब्जेक्ट। तो सर हमारे को CA में क्या 6 पेपर 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है? नहीं। कोई बोलेगा तो उसको वहीं पर ही टोक के बोलना, नहीं भाई अपने को 8 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, पेपर 6 तो क्या हुआ, पढ़ाई आपको पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे पढ़ाई पूरा कराएगा आपसे, ठीक है। पहले क्या था, अब इसमें आप पूछोगे सर पहले में और अभी में क्या चेंज था, तो पहले में ना ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के संग एक तो पेपर जुड़ता था इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, EFF, इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के एक पेपर हुआ करता था। और साथ में यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के संग मालूम में क्या होता था, EIS, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसा करके कोई एक पेपर था जो हमने भी पढ़ा था, कंप्लीटली थ्योरी था। ये कंप्लीटली थ्योरी पेपर हुआ करता था। तो ये EIS को हटा दिया, आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहिए ICI को, बिकॉज दिस वॉज अ रियली अ बोरिंग थ्योरी, मतलब एकदम रट्टा वाला थ्योरी वाला पेपर था, वो हट चुका है आपके लिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ गुड टॉपिक, ये अच्छा लगेगा आपको पढ़ के और सीख के, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज स्टिल गुड, बट ये EIS हट गया, इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस भी हट गया, और ये चला गया फाउंडेशन में, समझ लो आप इसके कंसेप्ट चला गया आपके पास फाउंडेशन में। तो ये दोनों को हटा दिया, तो आपको ये बचा हुआ को मिला के एक पेपर बना दिया। और अकाउंट्स का मैंने आपको बताया वो शिफ्ट हो गया ग्रुप 1 में। तो आपको कुछ छूटा नहीं है, पढ़ाई अभी भी उतना ही करना पड़ रहा है। यस, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एगनी बोल सकते हो, थोड़ा कम होता है, बिकॉज हमारे 6 पेपर होते हैं, और जब ये बैक टू बैक एग्जाम देने जाते हो तब आपको इसका फीलिंग होता है कि हाँ भाई कितना ये टेनियस बन रहा है, ठीक है। कॉस्टिंग हमारा 100% प्रैक्टिकल पेपर है, कॉस्टिंग पूरा आपके लिए प्रैक्टिकल रहता है इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है। फाइनल लेवल पे कॉस्टिंग तो हट चुका है, तो उसकी बात एक बार नहीं करते हैं, वो आपका सर सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में आएगा कुछ, वो आप अभी कुछ भी मत सोचो, अभी सिर्फ इंटरमीडिएट के बारे में सोच के आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये 100% कॉस्टिंग आ गई, कैसे हमारा कॉस्टिंग निकाला जाता है किसी प्रोडक्ट का, उसके बारे में आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। सेकेंड आते हैं हम हमारा ऑडिटिंग चैप्टर में। ऑडिट इज अ फ्लैगशिप एक्सक्लूसिव राइट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिट इंडिया में सिर्फ एक CA ही कर सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां का आप नाम जानते होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, L&T, इतने सारे बड़े बड़े कंपनी हैं, आदित्य बिरला के इतने कंपनीज। अब सब कंपनी का क्या होता है सर, ऑडिट होता है। नॉट ओनली बिग लिस्टेड कंपनी जिसका मैंने नाम लिया है, बहुत सारे छोटे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेरी खुद की कंपनी है मान लो ASAP लिमिटेड, तो उसकी भी मेरे को ऑडिट करानी पड़ती है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, हाँ या ना? तो ये सारा कंपनी का क्या होता है सर, ऑडिट। और ये ऑडिट कौन करता है, इसको करता है हमारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंडिया में सिर्फ ये एक्सक्लूसिव राइट, एक फ्लैगशिप राइट है CA के पास।
कोई और ऑडिट नहीं कर सकता, तो इसलिए सीए हमेशा नीड रहेगा हमारे देश में। समझ में आई आपको? तो ये ऑडिट आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा क्या आपको ऑडिट में देखना पड़ता है, क्या चेक्स लगाने चाहिए, क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे फ्रॉड करता है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा ऑडिट में। लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पेपर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ब्यूटीफुल पार्टीज, ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मैंने लिखा है बिकॉज हल्का सा थ्योरी यहाँ पे पूछ ले रहा है, ठीक है ना, अराउंड 12 मार्क्स का थ्योरी पूछता है, वो भी ऑप्शनल है, इसलिए मैंने थ्योरी लिखा है। लेकिन आप मान के चलो दिस इज मोस्टली प्रैक्टिकल ओनली, ठीक है ना, ये आपका प्रैक्टिकल से ही कंसेप्ट थ्योरी का भी उठ के आता है, तो आप इसको प्रैक्टिकली मोस्टली मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको एक बार के लिए इग्नोर करना थ्योरी पोर्शन को। तो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 50 मार्क्स का थ्योरी है। सर मेरा थ्योरी वीक है, प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, ऐसा बहुत बच्चा होगा जो ये वाला लाइन बोलता है। सर अब कोई उपाय नहीं है आपके पास, अब आपका थ्योरी वीक प्रैक्टिकल स्ट्रांग, प्रैक्टिकल वीक थ्योरी स्ट्रांग, जितना कॉम्बिनेशन था सब खत्म, 50-50 आपका इक्वल वेटेज है, बात खत्म, आपको वैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऊपर ना टैक्स में भी प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों लिखा था मैंने, बिकॉज ये भी आपका ना प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों पूछता है, क्योंकि प्रोविजन जो होते हैं इनकम टैक्स में क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ सर हमारा CGST एक्ट है 2017 का, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसका कुछ ना प्रोविजन वगैरह पूछता है बहुत बात, वो थ्योरी के अंदर भी आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि हाँ सर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों है। तो अब मैं ये नहीं बोल सकता कि सर मेरा ये कमज़ोर ये वीक, ठीक है। पहले इकोनॉमिक्स जब था ना, जो मैंने बोला FM के संग इकोनॉमिक्स था, तो हमारा FM 60 का होता था और इकोनॉमिक्स 40 का होता था, बट अब उसको हटा दिया, बोला नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, अब बराबर ही है, अब तुम लोग वैसे पढ़ाई करो। तो ठीक है, अपने वैसे एयर प्रिपरेशन अपना रखते हैं। ये FM एंड SM आपको वहाँ से अच्छे से पढ़ना है। ये FM एंड SM ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं हमारे कॉन्टैक्ट ये सब क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो आपको हमारे संग जुड़े रहना है। समझ में आई क्या मेरी बात? सर आपके संग जुड़ने के लिए ये देखो नीचे हमारा आ गया सारा राइटअप भी, फटाफट से आप लोग यहाँ से देखोगे, थोड़ा सा मैं अपने आप को मूव भी कर सकता हूँ, गायब कर दिया मैंने अपने आप को सर, देखो, चलो ठीक है। तो अब आपको यहाँ से कोई भी डिटेल्स जानना हो तो नीचे मेरी डिटेल्स ऑन है, यहाँ से आप फटाफट से हमें रीच आउट कर सकते हो। तो FM एंड SM आपका ये पेपर बनता है। सर हमारा मैथ्स नहीं था इन ये इन क्लास 12 इन क्लास 11 सर हमने मैथ्स वीक है। मैं बताऊं आपको, मैथ्स वीक होने से कोई दिक्कत नहीं है सीए में। सीए आपका मैथ्स का पेपर नहीं है कोई भी कभी भी, आपका मैथ्स का थोड़ा बेसिक सेंस आपको जानना चाहिए, कैलकुलेटर आपके पास है, थोड़ा सा आपको स्पीड के लिए हेल्प करता है, और बेसिक आपको अलजेब्रा उतना आना पड़ेगा बस। कोई हार्ड कोर मैथमेटिक्स, डेरिवेटिव्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारा नई चीज़ नहीं चाहिए आपको, कैलकुलस जो सीखते थे ये सब कुछ भी नहीं चाहिएगा। सिंपल आपको मैथ्स का अलजेब्रा सॉल्व करना आना चाहिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। और अगर नहीं भी आता है ना, या भूल गए हो, नहीं प्रैक्टिस है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीख लेना वापस, क्योंकि अभी अब जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेसिफिकली सीखोगे ना, तब आपको थोड़ा बहुत ये सब चीज़ का दरकार पड़ेगा, तब आप यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना, मेहनत ज़्यादा करना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का। सर आपने इतना सारा चीज़ बता दिया, इसमें पास होने के लिए अब क्या चाहिए हमें ये बताओ। तो पास होने के लिए ना आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए इन ईच पेपर। इन ईच क्या वर्ड यूज हुआ? पेपर। सर सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, अगर मैं मान लो डायरेक्ट टैक्स में 10 लेके आता हूँ, यहाँ पे 40 लेके आता हूँ, तो भी मैं आ गया 50, मतलब मैं 40 से बेसी लेके आया, आई विल बी कॉल्ड एज पास। समझ में आया मेरी बात? तो इन ईच पेपर आपको, ये पेपर मतलब ये जो पेपर है इसमें आपको लाना है बेयर मिनिमम 40 मार्क्स, हर पेपर में 40 मार्क्स बेयर मिनिमम लाना है, ठीक है क्या? यहाँ तक पहले बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, ये बात आपका सर समझ में आया कि हर पेपर में 40 मार्क्स चाहिए मुझे बेयर मिनिमम टू पास, ठीक है। टू पास आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट बोथ ग्रुप्स। हाँ, मतलब एग्जाम में आपके पास क्या रहता है ना, सीए इंटर में आप या तो ग्रुप 1 दो, या तो ग्रुप 2 दो, या तो दोनों ग्रुप दो, आपके पास ऐसा ऑप्शन रहेगा। इस चीज़ पे मैं क्विकली आऊँगा 2 मिनट बाद, बट अभी के लिए मैं मान के चल रहा है बोथ ग्रुप्स एक साथ सारे 6 पेपर आप दे रहे हो, तो आपको पास होने के लिए चाहिए 40 मार्क्स हर पेपर में। मैंने लिखा है प्लस, यहाँ पे देखो ना लिखा है प्लस, यहाँ प्लस का मतलब और भी कुछ चाहिए। अब ब्यूटीफुल बात यहाँ इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 300 मार्क्स इन बोथ द ग्रुप्स कंबाइंड, मतलब कि आपको यहाँ पे सर चाहिए 150 मार्क्स, यहाँ पे ऑरेंज से लिख रहा हूँ, यहाँ पे ग्रुप 1 में चाहिए 150 मार्क्स और ग्रुप 2 में चाहिए 150 मार्क्स, तो ये आएगा 300 मार्क्स। तो आपको बोल रहा है कि आपको एटलीस्ट 150 मार्क्स तो चाहिए सर, तभी आपका ये 300 मार्क्स होगा और आप पास होंगे, मतलब 40 तो चाहिए। मतलब ओहो, अगर मान लो
अगर यहाँ मैंने लेके आया 40, यहाँ लेके आया 40, यहाँ लेके आया 40, तो कितना हुआ 120। गड़बड़ हो जाएगा सर, गड़बड़ हो जाएगा। मैंने बोल रहा हूँ 150, 150, 300 पूरा चाहिए होता है। आप समझा। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, जो 300 है ना, उसको करने का भी दो तरीका इंस्टीट्यूट ने बोला है। आइदर स्कोर एटलीस्ट 150 इन ईच ग्रुप, ये एटलीस्ट 150 है, मतलब ऑब्वियस जितना ज़्यादा मार्क्स लाओगे, मैं तो बेयर मिनिमम लिखा है 150 मार्क्स हर ग्रुप में ले आओ, तो 150, 150, 300 हो गया। 300 चाहिए था, आई विल बी पास। बट या तो फिर ग्रुप सेट ऑफ बोल के एक चीज़ होता है, कि अगर मैं लेके आया सर, मैंने लेके आया, मेरी बात वापस ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं ऑरेंज से कुछ लिखूंगा, उस पर आपको ध्यान देना है। मैंने लेके आया 45, 55, कितना हुआ सर ये 45, 55 हमारा हो गया 100, और यहाँ लेके आया 40। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ग्रुप वन में 140 मार्क्स हुआ। ग्रुप वन में कितना हुआ सर, ये हमारा 140 मार्क्स हुआ। ग्रुप टू में मैंने क्या लेके आया मालूम है, 55, 65, और यहाँ लेके आया मैं 40। कितना हुआ सर ये हो गया 160 मार्क्स। ग्रुप वन में मैंने ये लेके आया 55, 65, 40, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 140 प्लस 160 इज योर 300 मार्क्स। सर इस केस में मैं पास हुआ कि फेल हुआ, मैं पास हुआ कि फेल हुआ? द आंसर इज, इस केस में पता आप क्या हो गए, इस केस में आप हो गए हो पास। इस केस में आप हो जाओगे पास, क्योंकि आपने ले लिया ग्रुप का सेट ऑफ। दिस इज अ बेनिफिट व्हेन यू गिव बोथ द ग्रुप्स। अगर आप सिंगल ग्रुप देते तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तब आपको बेर मिनिमम 150 चाहिए होता। मान लो मैंने ये नहीं दिया ग्रुप, मैंने ग्रुप वन दिया बस, तो मेरा 140 आया, मैं सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगा, बात खत्म। समझ में आई मेरी बात? यस। तो आपको ग्रुप टू देने से 160 यहाँ आ गया, 140 यहाँ आ गया, दोनों को जोड़ा 300 मार्क्स, और हर पेपर में देखो 40 से ऊपर है, हर पेपर में 40 चाहिए था, पास हो गया मैं, 300 मार्क्स आ गया, पास। समझ में आई आपको डिफरेंस? यस और नो, यस और नो पहले बताओ, ये हमारा दोनों चीज़, यस सर समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और चीज़, एक चीज़ समझ रहे हैं ना, कभी भी किसी भी पेपर में 60 प्लस आता है ना, 60 प्लस आता है, तो आपको इस पेपर में पता है क्या मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है। ये क्या है सर, ये क्या है, ये एग्जेम्पशन का मतलब क्या हुआ कि सर आईसीआई बोलता है कि अगर 60 या 60 से ऊपर, 60 या 60 से ऊपर आप किसी भी सब्जेक्ट में लेके आते हो, देन यू हैव परफॉर्म्ड गुड इन दैट पेपर, आपने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो मैं आपको एग्जेम्पशन दे रहा हूँ। मतलब अगर फॉर खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चा का वो टर्म में एग्जाम क्लियर नहीं होता है, बट सपोज एडवांस अकाउंट्स में, जैसे सपोज मान लो इसमें आया 60, इसमें आया 39, और इसमें आया 39, ठीक है, तो मैं क्या हो गया सर, मैं तो फेल हो गया, मैं क्या हो गया, मैं तो फेल हो गया। नहीं मेरा 150 आया, ऐसे भी मेरा 40 से नीचे था, तो ये दोनों पेपर तो मैं फेल हो गया। बट मेरा बिकॉज एडवांस अकाउंट्स में 60 आया ना, अगले बार मैं जब एग्जाम देने जाऊंगा तो मेरा एडवांस अकाउंट्स हो जाएगा एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, और मेरे को सिर्फ लॉ का और डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का, मतलब पेपर 2 पेपर 3 का एग्जाम देने से काम बन जाएगा। समझ में आए? ये है आपका एग्जेम्पशन का बात। सर एग्जेम्पशन आपको ध्यान रखना है, हमेशा 3 अटेम्प्ट तक ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 3 अटेम्प्ट तक ही कैरी फॉरवर्ड, या 3 टर्म तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब ये एग्जेम्पशन अगर आया 60 मार्क्स का, तो अगर आपने मान लो एग्जाम दिया मई, आप लोग दोगे मान लो जैन 27 में, और आपका एग्जाम्शन आया यहाँ पे अगर एडवांस अकाउंट्स में, तो एडवांस अकाउंट्स का एग्जाम्शन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 3 अटेम्प्ट वहाँ से काउंट कर लेंगे, तो अगले 3 अटेम्प्ट मतलब मई 27, सितंबर 27, और उसके बाद आपका जैन 28, यहाँ तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे बस। ठीक है, समझ में आई आपको पास होने का चीज़ और ग्रुप वाला चीज़? अब मेरी बात एक थोड़ा ध्यान से सुनो, आपका यहाँ तक ना अभी चल रहा है फेब्रवरी मंथ, ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट फेब्रवरी मंथ। आई अज्यूम आप लोग जैन 27 में सीए इंटरमीडिएट देने वाले हो, तो जैन 27 में आपका आएगा एग्जाम, सीए हो गया जैन 27, ठीक है। यहाँ पे क्विकली लिख लेते हैं, जैन 27 में आप लोग सीए इंटर देने वाले हो, ये है फेब्रवरी 26। अब मेरी बात देखो सर, हमारा एक महीना ना अभी तो रिजल्ट्स में जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्च आ जाएगा सर, मार्च तक हमारा रिजल्ट्स आएगा, जनवरी में हमें एग्ज़ाम देना है, तो मार्च से जनवरी कितना टाइम रहा हमारे पास, इंक्लूडिंग मार्च कितना टाइम रहा सर? 10 मंथ्स रहे मेरे पास। जनवरी फरवरी हट गया 2026 का, और बाकी पूरा 10 महीना रहता है 2026 में, जनवरी 27 में तो अपना एग्जाम देने वाले हैं, तो 10 मंथ्स पूरा रहेगा। ये 10 मंथ्स में आपको प्रिपरेशन करना है फॉर योर इंटरमीडिएट, बढ़िया से 6 सब्जेक्ट का, विथ योर रिविजन, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग।
अब इसका प्लानिंग कैसे रहना चाहिए, सिंपल सी बात है। 3.5 महीना आपको लगेगा एक ग्रुप का क्लास खत्म करने में, 3.5 महीना दो और एक ग्रुप का क्लास खत्म करने में, और लास्ट का 3 महीना आपको मिलता है स्टडी लीव। एंड आई अश्योर यू कि अगर किसी ने इसको कंप्लीटली कर लिया अच्छे से, इस टाइमलाइन को अगर निभा लिया, इस टाइमलाइन को फॉलो कर लिया, तो भैया आपका एग्ज़ाम मतलब रैंक या तो एग्जामेशन बहुत इजीली आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं सर, 10 महीना बाद एग्जाम है, अभी तो क्या दिक्कत है, अपने स्टार्ट ही करेंगे अगस्त से ना, बहुत टाइम है सर। सर ये सीए फाउंडेशन नहीं है कि आप 2 महीना पढ़ा और पास हो गया। सर सीए फाउंडेशन में 2 महीना लगा था, कोई बात नहीं, अभी 4 महीना दे देंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। सीए इंटरमीडिएट का बात है ये। हम लोग जो बोल रहे हैं, इतने सारे टीचर्स आपको समझाते हैं, वो ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं। समझो मेरी बात, खुद अपना एक्सपीरियंस देख के मैंने खुद सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, तो मुझे भी पता है कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे आपको बताना चाहिए। ठीक है। तो आपको ग्रुप 1 का क्लास लगेगा 3.5 महीना का, काउंटिंग खुद से करो। 15 जून आएगा आपका अराउंड, आपका खत्म हो जाएगा ग्रुप 1 के क्लासेस। देन वी विल स्टार्ट विद ग्रुप 2 के क्लासेस, वहाँ पर लगेगा वापस 3.5 महीना, और आपका अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा हमारा, सितंबर एंड तक खत्म हो जाएगा हमारे क्लासेस। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दीज 3 मंथ्स वी आर गोइंग टू गिव फॉर आवर सेल्फ स्टडी, यस और नो। ये 3 महीना आपने देने वाले हैं हमारे सेल्फ स्टडी के लिए। अच्छे से ये 3 महीना अगर पढ़ लिया ना, मैं बताऊँ आपका काम इतना में ही हो जाएगा, इतना में ही हो जाएगा। आपको इससे बेसी टाइम या इससे कम टाइम कुछ नहीं चाहिए। 2 महीना, 15 दिन, 2 महीना तक भी चल जाएगा फॉर वंस। 4 4 महीने तो चाहिए ही नहीं। अगर स्टडी लीव कोई 4 महीना का ले रहा है तो एक्सेसिव है, वो दरकार नहीं पड़ता है। ठीक है। 3.5 महीना दो सर, हमें क्या पहले ग्रुप 1 का ही क्लास लेना है, ग्रुप 2 का ही उसके बाद लेना है। अब देखो ये वाला चीज़ ऐसा है ना कि ग्रुप 1 का क्लास पहले ले लो, खत्म कर लो, फिर ग्रुप 2 का क्लास लो, खत्म कर लो। वैसे भी लोग कर सकते हो, आप लोग करते ही हो, बहुत जन वैसे किए हुए, आपके सीनियर्स वैसे किए हुए हैं, ये भी रिकमेंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप मिक्स भी कर लो ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के क्लासेस ले लो साथ में, क्या दिक्कत है। मैंने बोला 6 सब्जेक्ट का एक साथ लेने के लिए, डोंट गेट मी रॉन्ग, एक एक सब्जेक्ट करके लेना है हमेशा क्लास। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का एक साथ क्लास लेना है। आप अगर मेरे सी इंटर के बच्चे हो, अगर किसी का कॉलेज चल रहा है तो वो एक कुछ टाइम तो कॉलेज को दे रहा है, 4 घंटा कॉलेज को, 2 घंटा ट्रैवल, 6 घंटा कॉलेज को दे रहा है। वो 6 घंटा कॉलेज के संग उसको अपनी क्लासेस करनी है, फोकस रहना चाहिए सिर्फ क्लासेस करने में। उसके बाद अदर देन दैट कुछ भी और नहीं करना है। ठीक है। तो अब क्लासेस करना है तो मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट ले लो, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट एक साथ ले लो और अपना क्लासेस आराम से खत्म करो। मोस्टली अब आप ऑनलाइन मॉड्यूल में चलते हो, मैं उसको कवर करूंगा आगे, देख लो, उसको कवर करूंगा आगे, डिसाइड हाउ टू डिसाइड क्लासेस में। बट अब मोस्टली ऑनलाइन मॉड्यूल में आप क्लासेस लेते हो आजकल, तो ऑनलाइन मॉड्यूल में क्लासेस लेके मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट लो और साथ साथ उसको खत्म करते हुए चलो। तो चाहे तो प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन लेके आप स्टार्ट कर सकते हो। मान लो अगर किसी को ग्रुप 1 ही लेना तो प्रैक्टिकल थ्योरी एडवांस अकाउंट्स लॉ ले लिया। मैं नहीं, ऐसा ग्रुप ग्रुप का कोई फैसिनेशन नहीं है तो आप ले लियो एडवांस अकाउंट्स, और यहाँ से ले लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले ले लिया, एफएम और एसएम पहले ले लिया, एक पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिकल थ्योरी का मिक्स भी मिल जाएगा। जैसे आपको कन्वीनियंस हो आप ले सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप 1 के क्लासेस मोटा मोटी समझाने के लिए। 3.5 महीना में वो खत्म, 3.5 महीना में ये खत्म, एंड 3 महीना का स्टडी लीव। आई विल अश्योर यू ये इनफ है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ टू चूज ग्रुप। सर आज ये सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप का क्वेश्चन अगर कोई बच्चा पूछ रहा है तो बहुत ही गलती कर रहा है। सर ये एक सिंगल ग्रुप वर्सेस बोथ ग्रुप का कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं बताऊँ आपको, सिंगल ग्रुप अगर आप लोगो ना, सिंगल ग्रुप अगर आप जाते हो तो आपका आर्टिकलशिप चालू होगा डिले। प्रॉब्लम्स क्या है सिंगल ग्रुप में जाने का, पहले वो समझ लेना, फिर डिसीजन लेना। आर्टिकलशिप में हो जाएगा डिले, वाई सर, बिकॉज आर्टिकलशिप में अब अनटिल एंड अनलेस यू क्लियर बोथ द ग्रुप्स यू कैन नॉट स्टार्ट योर आर्टिकलशिप। पहले क्या था, एक ग्रुप की आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाता था, एटलीस्ट आपका सीए फाइनल डिले नहीं होता था, एटलीस्ट सीए फाइनल उस समय डिले नहीं होता था। आपका एग्जाम्पल जनवरी 27 में मैंने एक ग्रुप दिया था, और मई में मैं दूंगा दूसरा ग्रुप, तो मेरा सीए फाइनल पड़ेगा जनवरी 2030 में ही। बट नाउ दैट थिंग्स विल चेंज। अगर आपका सेकंड ग्रुप क्लियर होता है मई 2027 में, तो सीए फाइनल पड़ेगा मई 2030 में ही। समझा मेरी बात। तो प्लीज़ सिंगल ग्रुप में आपका आर्टिकलशिप डिले हो जाएगा। आर्टिकलशिप डिले करोगे तो उससे सीए फाइनल डिले हो जाएगा। सर एक सीए फाइनल डिले होने में क्या हो जाएगा सर, 4 महीने का सीए फाइनल डिले हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैं बताऊँ। फर्स्ट सैलरी, अगर कोई एग्जाम्पल जॉब में जाता है, मोस्टली लोग जॉब करेंगे अगर, तो फर्स्ट सैलरी डिले होता है। और एक सैलरी डिले होने का मतलब मालूम है आपको, एक टर्म डिले होने का मतलब मालूम है, कोई क्वान्टिफाई कर सकता है? 6 लाख, 6 लाख रुपया आपका डिले हो जाएगा सर।
एक टर्म आपका डिले अगर हो गया ना तो 6 लाख रुपए का बात है, अफोर्ड करोगे? सर क्या हो जाएगा सर, एग्जाम फॉर्म 2,500 रुपये का नहीं है, 2,500 का एग्जाम फॉर्म का बात ही नहीं है। आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहे हो आप यहाँ पे, सीखोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। 6 लाख रुपये का आपका यहाँ पे नुकसान है सीधा सीधा, तो ये चीज़ अपने अफोर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अपने को ये कभी भी नहीं करना है कि अपने अपना ग्रुप के चक्कर में आर्टिकलशिप को डिले किया, सी एंटर डिले किया और अपना पूरा का पूरा करियर में थोड़ा सा पीछे हो जाओगे, समझ रहे हो। जैसे मेरे टाइम में मैं आपको बताऊँ क्विकली एक बात, नवंबर 19 में मैंने दिया था सीए इंटरमीडिएट, ठीक है, नवंबर 19। उस समय ना कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ और स्टूडेंट्स थे ऐसे, उन्होंने वो टर्म को देख कर दिया डेफर। डेफर करने का मतलब बोल दिया नहीं भाई नवंबर 19 में नहीं, मैं मई 2020 में दूंगा, आई प्रिपेयर फॉर अ रैंक एंड वगैरह वगैरह जो भी। ब्यूटीफुल बात पता क्या हुआ, मई 2020 में कोरोना आ गया, एग्जाम ही नहीं हुआ। अब बिकॉज वो लोग मई में भी नहीं दिया, उसका एग्जाम अब जाके पड़ा नवंबर 2020 में। जो स्टूडेंट मेरे संग नवंबर 19 में था वो आज पूरा 1 साल मेरे से फिर जूनियर हो गया था। नवंबर 20 में आते आते वो मेरे से 1 साल जूनियर हो गया। तो आपको नहीं पता कब क्या होगा, कब क्या टाइमिंग्स में कुछ चेंज होंगे, क्या कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ अपने हिसाब से अपने मेरिट पे आगे हमेशा बढ़ते रहना। सेट ऑफ का बेनिफिट आप लॉस कर दोगे, जो मैंने आपको बताया एक ग्रुप देने से, ग्रुप बोथ ग्रुप्स का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। एआईआर का चांस चला जाएगा, ऑल इंडिया रैंक नहीं मिलता अगर आप एक एक ग्रुप करके पास करते हो, चाहे कितना भी मार्क्स ले आया। एक ग्रुप दिया 300 पे, 300 मार्क्स का 300 में 300 भी ले आओगे ना, आपको ऑल इंडिया रैंक नहीं आएगा। दोनों ग्रुप में बार बार के 300 300 ले आओगे तो भी एआईआर नहीं आएगा, उसके लिए भी आपको दोनों ग्रुप साथ में देना। इतने सारे प्रॉब्लम्स है एक ग्रुप देने का। फायदा क्या है सर एक ग्रुप देने का? पीस ऑफ माइंड। बोल लो किसी को अगर बोलना ही है तो, आई डोंट थिंक सो दैट इज एक्चुअली अ पीस ऑफ माइंड। आपका खुद का कंफर्ट जोन हो जाएगा वो, बस और कुछ नहीं है। बोथ ग्रुप देने का मालूम है फायदा क्या है? ऑल बेनिफिट्स इंटैक्ट, ये सारे बेनिफिट्स इंटैक्ट रहेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ गई बात? यस, आगे बढ़ो। सर हाउ टू डिसाइड क्लासेस ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये वाला बहुत बड़ा क्वेरी है कि सर मैं ऑनलाइन क्लास लूँ कि ऑफलाइन क्लास लूँ। अब देखो मेरी बात समझो, जो बच्चों का कॉलेज है, पहले बात तो आप ये समझ, अपना खुद का डिसीजन लेना है आपको ना, जनरलाइज डिसीजन नहीं लेना है। मैं आपको समझा रहा हूँ अलग अलग ऑप्शंस देके, अलग अलग बास्केट्स में डाल के कि आप कहाँ फॉल कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई बच्चा का कॉलेज है तो आप कॉलेज का छोड़ के जा सकते हो, नहीं जा सकते तो बात खत्म। आप जहाँ पे हो अगर वहाँ पे आपको लोकल ट्यूशन का कोई है, आपको लगता है कि मेरे को ऑफलाइन ही लेना है तो आप वहाँ जाके ऑफलाइन लो। लगता है कि नहीं सर कोई बात नहीं, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है तो हम ऑनलाइन ले लेंगे, तो आप लोकेशन का कंस्ट्रेंट हट जाता है, लोकेशन का कंस्ट्रेंट हट जाता है। सेकंड बात मैं बताऊं आपको, ऑल इंडिया रैंक जितने आए हैं ना, मोस्टली ऑल इंडिया रैंकर्स जो आते हैं प्रीवियस टर्म्स में, मोस्टली आफ्टर कोरोना। कोविड के पहले तो क्या था कि हमारा ऑफलाइन बहुत अच्छा चलता था, बट अब ऑफलाइन हट गया है, मोस्टली ऑनलाइन में लोग आ गए हैं। तो अब ऑनलाइन में क्या है, आफ्टर कोरोना जितने भी ऑल इंडिया रैंकर्स भी है सब ऑनलाइन बच्चे ही हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले ही स्टूडेंट्स हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में मैं लूँ। खुद का सेल्फ डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो आपको क्या लग रहा है कि सर मैं ऑफलाइन रहूँगा तो डिसिप्लिन रहूँगा? और मुश्किल है, खुद से उठ के जाना पड़ेगा क्लास तक, मैं जाऊँगा ही नहीं, वो वाला चक्कर आ जाता है, तो और मुश्किल है ऑफलाइन में। तो पैसे तो यहाँ पे भी आपसे पूरा ले लिया जाएगा स्टार्टिंग में, पैसे यहाँ से भी पूरा आपको स्टार्टिंग में लिया जाएगा, तो पैसे का कोई बात ही नहीं है। तो आपको चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, खुद का डिसिप्लिन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑनलाइन आप आराम से बिंदास ले सकते हो, आजकल सभी ऑनलाइन ले रहे हैं, इवन आपके ऑल इंडिया रैंकर्स ने भी मैक्सिमम ऑनलाइन ही लिया है। तो आप अपने सीनियर से पूछो ना, और किसी से मत पूछो कि भैया या दीदी आपको क्या लगता है कैसे क्लासेस लेना चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन आप आराम से जा सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, कुछ मिथ्स वर्सेस रियलिटी में। क्या मिथ है सर? कुछ मिथ मैं दिखाऊं आपको, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि सीए इंटर इज अबाउट स्टडिंग 12+ आवर्स डेली। ओह, नीड मल्टीपल मैथ्स, मैथ्स मतलब क्या, मटेरियल्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। सीए इंटर रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 रिविजन्स। कितने सारे अलग अलग मिथ है मालूम है। मैं आपको बताऊं ये सारे के सारे झूठ है, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन बोला कि सी इंटर में आपको 12+ आवर्स डेली पढ़ना ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, किसने कहा? आप जितना भी पढ़ाई करो, पहला बात तो ये आवर्स देख के, घंटा देख के पढ़ाई करने का सिस्टम ही बंद कर दो। क्या मतलब हुआ 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा? आप जितना भी देर पढ़ो, 8 आवर्स भी पढ़ोगे ना अगर, और अपने अच्छा से ईमानदारी से प्रोडक्टिवली पढ़ा, तो वो ज़्यादा काम का है 12 घंटा किताब के सामने बैठने से। तो ठीक है ना, तो आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, 8 घंटा 10 घंटा जो भी पढ़ते हो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। से वाई कंसिस्टेंसी लीड्स टू सक्सेस। ये वाला 12 घंटा वाला चीज़ ज़रूरत नहीं है। नीड मल्टीपल मैथ्स, पता है आपको, मोर बुक्स लीड्स टू मोर कन्फ्यूजन। जितना ज़्यादा बुक लोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आपको चाहिए एक कंसेप्ट बुक, एक क्वेश्चन बैंक, बात खत्म। 2 बुक एक सब्जेक्ट का बस,
क्या बोला मैंने? बोला हर सब्जेक्ट का चाहिए बस 2 बुक, एक है कंसेप्ट बुक, एक है क्वेश्चन बैंक। कंसेप्ट बुक जिसमें आपको आपका आईसीआई मटेरियल का कवरेज रहना चाहिए, किसी टीचर का खुद का बुक नहीं लेना है। बेसिकली मेरा बोलने का मतलब है कि कोई टीचर का खुद का कोई बुक में कंटेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टीचर आईसीआई का कंटेंट दे रहा हो उसी का लेना, उसी फैकल्टी का आपको चाहिए बुक्स, ठीक है ना। आपको चाहिए एक कंसेप्ट बुक, एक चाहिए क्वेश्चन बैंक। ऐसा क्वेश्चन बैंक चाहिए जिसमें आपका आरटीपी एमटीपी आईसीआई के क्वेश्चन का कवरेज रहे। कुछ ऐसे है कि जो आपको बाहर बाहर के भी क्वेश्चंस डाल के दे देंगे, अलग अलग सीएमए वगैरह अलग अलग कोर्सेज के क्वेश्चंस दे देंगे, नहीं चाहिए वो सब अपने को। सीए अपना इंस्टीट्यूट है, अपना अकाउंटिंग बॉडी है, उसी का क्वेश्चंस करोगे ना। तो एक कंसेप्ट बुक, एक क्वेश्चन बैंक, दिमाग में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। क्वालिटी ऑफ रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। 3 रिवीजन 4 रिवीजन किसने कहा? आप 2 करो ना, बढ़िया से 2 करो, फिर एग्जाम के पहले 1 दिन पढ़ाई करना, 1.5 दिन पढ़ाई करना बहुत है। क्वालिटी होना चाहिए पढ़ाई में करके, अच्छा से आपको मज़ा आना चाहिए। अच्छा क्वांटिटी, अपने क्वांटिटी पढ़ लिया, क्वालिटी नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा होगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, क्वालिटी पढ़ाई करो, आपको समझ में आए चीज़ें, प्रोडक्टिव हो, आपको खुद फीलिंग होना चाहिए कि यार टाइम आज कैसे बीत गया। जिस दिन आपको लगा ना यार इतना घंटा बीत गया मुझे पढ़ने में, 2 घंटा हो गया, उस दिन समझ लेना आपने क्वालिटी पढ़ाई की है। हर 15 मिनट में अगर घड़ी देख रहे हो ना, तो वो पढ़ाई क्वालिटी पढ़ाई कभी नहीं है, ठीक है। एक लास्ट बात बोलूँ मैं, अल्टीमेट सक्सेस मंत्र क्या है? आपका जो भी रिजल्ट आएगा ना, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस यू मेक। जैसे मैं बताऊँ आपको, मेरे को मेरे टाइम पे मूवीज़ का बहुत शौक था, मूवी जाने का बहुत शौक था, मुझे आज भी है। बॉलीवुड मूवीज़ हुआ तो थिएटर में जाके देखने का, अब तो बहुत ज़्यादा ओटीटी आने लग गया। तो सीए इंटर, सीए फाइनल, सीए फाउंडेशन, ये तीनों टाइम में ना लास्ट के स्टडी लीव पीरियड में स्पेसिफिकली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, स्टडी लीव पीरियड में वेरी क्या टाइम पे मैंने कभी मूवी नहीं किया। स्टडी लीव पीरियड में चाहे कोई भी पिक्चर आया हो हमने नहीं गया, चाहे। और इसका बात बताऊँ, सिर्फ ये मैं सैक्रिफाइस नहीं करता हूँ या आप सैक्रिफाइस नहीं करते हो, पूरा आपका फैमिली सैक्रिफाइस करता है साथ में। मेरे फैमिली से भी कोई नहीं गया था उस टाइम पे। तो ये वाला चीज़ का सैक्रिफाइस होता है कि हाँ यार अगर एग्ज़ाम है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जितना आपने सैक्रिफाइस किया उतने नंबर बढ़ाते रहना। आपने अगर आज मूवी छोड़ा, 1 नंबर बढ़ा दो। पार्टी छोड़ दिया, 1 नंबर और बढ़ा लो। ऐसे जितने सैक्रिफाइस करोगे, एक एक मार्क्स बढ़ाना, आपका रिजल्ट उतना ही सुंदर और निखर के आएगा। समझ में आई मेरी बात? तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करते समय एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के संग एंड करेंगे। आप लोग एक काम करो, नीचे लिखो क्लियरिंग सीए इंटर और अपना एग्जाम टर्म नीचे लिख के जाओ कमेंट में। एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आएगा कि हाँ आई विल क्लियर माई सीए इंटर इन दिस पर्टिकुलर टर्म। जो भी आपका एग्जाम टर्म पड़ेगा सीए इंटर का, वो लिख के जाओ। और ये लिखने के बाद से छोड़ना नहीं है, इसको रीड करना, जोर से पढ़ना, ताकि आपको एनर्जी आए और घर में सबको सुनाई भी दे कि हाँ क्या बोल रहे हो। ये ऐसे आएगा हमारा एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। समझ में आई आपको मेरी बात? यस और नो में जवाब दो पहले। हाँ सर समझ में आया। डन है। चलो वीडियो को एंड करते हैं। कोई भी आपको डाउट्स हो मुझे रीच आउट करना। मैंने आपको डिटेल आपका दे दिया था, नीचे यहाँ चल रहा था, नीचे रेड स्क्रॉल में आपको मिल जाएगा। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी डाउट्स हो मुझे बोलना। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे संग जुड़े रहना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आया होगा तो। स्टडी वेल, enjoy. All the best for your CA Foundation results. See you again in the next video. This is Anirudh Singhania signing off. Tata. Bye bye.